हेलो। ओके बच्चों, तो हिमालय एजुकेशन हब पे आप सबका वेलकम है आफ्टर दिवाली वेकेशन। एक शॉर्ट ब्रेक था हमारा और इसके बाद हमने वापस स्टार्ट कर दिया है, रीस्टार्ट कर दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी। और 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने रेसिस्टेंस के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था, ओम्स लॉ पढ़ा था बेसिकली। तो ओम्स लॉ कब वैलिड है कब वैलिड नहीं है उसके बारे में हमने पढ़ा था। इसमें रेसिस्टेंस बच्चों एज ए कांस्टेंट आता है, बट वो कांस्टेंट कब होगा कब नहीं होगा उसकी कुछ कंडीशंस थी, वो हमने देखी। ठीक है। अब अपन बात करेंगे थोड़ा बहुत कि जो रेसिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ से अच्छे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, तार को फोल्ड करके मोल्ड करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, है ना। इसके लेंथ में ये कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया में ये कर दिया। तो डायमेंशंस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है बेसिकली। और मटेरियल किस वायर का बना हुआ है उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो आज हम पढ़ेंगे डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो रिज्यूम करते हैं कोर्स को वापस से। ऑफ ए वायर, रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये चीज़ें हम यहाँ पे अब देखें। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और वैसे भी। तो जैसे बच्चों मान लो ये कोई वायर है ऐसे। अब वैसे सबको पता है कि वायर तो काफ़ी पतला होता है, लेकिन दूर से दिखेगा नहीं इसलिए अपने इसको बड़ा बनाया है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये, वो मान लो कितना है, ए है। इसकी लेंथ जो है बच्चों वो कितनी है, मान लो एल है। ठीक है। ऐसे अपने को दे रखी है। और इसका ये एंड और ये जो इधर वाला एंड है ये, इसके अक्रॉस मेरे को इसका रेसिस्टेंस लिखना अगर है तो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ये जो रेसिस्टेंस है इस वायर का जो भी होगा वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस वायर की लेंथ इंक्रीज होगी तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। रेसिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज। तो ये इसकी फर्स्ट डिपेंडेंसी है। सेकंड डिपेंडेंसी की बात करें तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। मतलब अगर इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा हमेशा, और वाइस वर्सा। मतलब अगर आप इसका एरिया जो है अगर कम करते हो तो रेसिस्टेंस बढ़ भी सकता है। ठीक है। अब हमने लेंथ पे देख ली इसकी डिपेंडेंसी, क्रॉस सेक्शन एरिया पे देख ली डिपेंडेंसी। अगर दोनों को मैं एक साथ वेरी करूं तो फिर क्या कर सकता हूं। तो इसके लिए मेरे को इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2। तो फिर मैं लिख सकता हूं R इज प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाई A। अब इसका मतलब ये होता है कि बच्चों L डिवाइडेड बाई A, अगर ये टर्म इंक्रीज होगी तो आप बोल सकते हो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा। और अगर L अपॉन A ये डिक्रीज हुआ तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब हम बचपन से एक चीज जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो कोई ना कोई यहाँ पे कांस्टेंट आता है। तो बच्चों यहाँ पे वो जो कांस्टेंट है वो है ये रो। और इस रो को बोलते हैं अपन क्या, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या रेसिस्टिविटी भी इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी।
रेसिस्टिविटी भी इसको हम बोल सकते हैं। ये जो है बच्चों मटेरियल पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन सॉरी, ये डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ द वायर। अगर आप मटेरियल चेंज करोगे तो रेसिस्टिविटी चेंज होगी, अगर मटेरियल आपने सेम रखा है तो रेसिस्टिविटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। कभी कभी कुछ चीज़ें पूछ लेता है, जैसे आपको पूछ लिया कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, इस रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, लेंथ का और एरिया में कोई दिक्कत अपने को है नहीं। अच्छा, इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट रेसिस्टिविटी की, रेसिस्टेंस की यूनिट तो सबको ही पता है, ओम होती है। ठीक है, तो इसकी क्या होगी, तो इसके लिए अपन इसको फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका। तो रो को मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, आर ए अपॉन एल लिख सकता हूँ। ये ओम हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया, और ये मीटर है, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा ओम मल्टीप्लाइड विद मीटर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, पैरेलली अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखना पड़े तो कैसे लिखोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो सबसे पहले रेसिस्टेंस का ही निकाल लो डायमेंशनल फॉर्मूला। वो कैसे निकालोगे, V इज इक्वल टू आई आर। आर को क्या लिख सकते हैं अपन, V अपॉन आई। अच्छा, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल को याद करो, अपन वर्क डन पर यूनिट चार्ज लिख सकते हैं, अपॉन ये करंट है। अच्छा, तो चार्ज को क्या लिख सकते हैं, चार्ज को नीचे लेके जाओगे तो आई इंटू टी लिख सकते हैं, क्योंकि आई होता है क्यू अपॉन टी। तो चार्ज को आई इंटू टी लिख देंगे नीचे जाके, तो आई पहले से है, एक क्यू और आ जाएगा, तो आई इंटू टी। तो इस तरीके से रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला अपने पास है, पूछ लेता है कभी कभी। तो वर्क अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी, तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बताओ, m1 L2 T माइनस टू, पता होना चाहिए, पूछ लेता है। अच्छा, करंट तो फंडामेंटल है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है A2, और टाइम है T1। अब इन सबको ऊपर लेके जाओ, तो बताओ क्या बनेगा, m1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2। ये आपके देखो इतना बड़ा आता है। अगर ये आ गया तो फिर रेसिस्टिविटी का भी तो निकाल सकते हैं हम लोग, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी। तो रो को हमने क्या लिखा था, आर ए डिवाइडेड बाई एल। इसका मतलब रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, इसका मतलब रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये एरिया है यहाँ पर, ठीक है, करंट नहीं है, और ये लेंथ का डायमेंशन। तो रेसिस्टेंस का एरा m1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2, ये एरिया है, ये है L2 डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, अब इसको कंपनसेट करो, L2 L4 बन जाएगा, उसमें से एक माइनस हो जाएगा, L3T माइनस 3 A माइनस, बोलो सही है क्या, ये आपके डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी है, पूछेगा कंफर्म। ठीक है, तो इसको एक बार लिख लें,
यहाँ से देखें, अब ये ऐसी चीज़ है जिसपे अपने को कॉन्फिडेंस तो रहता है कि निकाल लेंगे अपन, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी तो एग्जाम टाइम में गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कैसी रही दीपावली की छुट्टियाँ? चाचा, अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर मिठाई उठाई तो नहीं लाए तुम? कल ही बनाएगा। गुड गुड, बढ़िया बढ़िया। बेबी बॉय या बेबी गर्ल? ओके, बहुत बढ़िया, ये तो लक्ष्मी जी आई है। ठीक है, तो इस तरीके से रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी अपने को डिपेंड करती है। अब बात है कि सर इस पे क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन तो क्या होता है बच्चों इसमें, कि आपको एक वायर दे रखा है जिसका रेसिस्टेंस आर है, आप मान लो। अगर उसको हमने हाफ कर दिया, इफ लेंथ becomes half and area becomes 3 times, then what will be the new resistance? If
initial resistance is R. अगर इनिशियल रेसिस्टेंस कैपिटल आर है और आपने उस वायर की लेंथ को कर दिया है हाफ और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया का मतलब ही आपको समझना है क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको 3 टाइम्स कर दिया है अगर, तो आपको ये बताना है कि न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा इफ इनिशियल रेसिस्टेंस इज कैपिटल आर। कितना हो जाएगा? 1/6। तो इंपॉर्टेंट क्या है? लेंथ बिकम्स हाफ, ये एक तो इसमें ध्यान रखना अपने को। और कितने टाइम्स क्या है? एरिया, एरिया बिकम्स 3 टाइम्स। अब इसको जब सोल्व करेंगे, क्योंकि एक बार तो अपने को पूरे तरीके से करना ही पड़ेगा, तो मान लो इनिशियल रेजिस्टेंस आपने आर माना है और इसका फॉर्मूला रो एल बाई ए, ये फर्स्ट सिचुएशन है। आपने बोला लेंथ बिकम्स हाफ, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बाद में एल डैश है वो हो गया है एल बाई 2, और जो एरिया है ए डैश वो हो गया है 3a। ये तो कहना चाह रहे हैं, और आपने वायर चेंज नहीं किया है, इसका मतलब रो तो वही हो। तो नया रेसिस्टेंस जो होगा उसको लिखने का तरीका क्या होगा कि आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश। एल डैश और ए डैश की वैल्यू यहां से रखो, तो आर डैश हो जाएगा रो एल बाई 2 डिवाइडेड बाई 3a। ये 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो एल डिवाइडेड बाई 6a आ जाएगा। अब मेरे को इसको इनिशियल रेसिस्टेंस कैपिटल आर के टर्म्स में लिखना है, तो मैं क्या देख रहा हूं कि रो एल बाई ए को ये आर लिख रहा है, तो मैं यहाँ पे ये रो एल बाई ए इसको आर लिख सकता हूँ, तो सिंपली आर डैश हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई 6। तो न्यू रेसिस्टेंस बिकम्स 1/6 ऑफ इनिशियल। ठीक है, देखो कभी कभी इसी में पूछ लेता है अपने को चेंज इन रेसिस्टेंस कितना है, तो वो भी अपन इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। हैं चेंज इन रेसिस्टेंस आ सकता है, तो ये क्या होगा? डेल्टा आर, मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यही लिखोगे। तो फाइनल तो क्या आ गया है? आर बाई 6 है, इनिशियल आर था, इसको सोल्व करो तो ऑब्वियस दिख ही रहा, माइनस में तो आएगा ही आएगा। तो आर माइनस 6 आर डिवाइडेड बाई 6, इट विल बी -5 r/6। बोलो क्लियर? ठीक है, तो अगर चेंज भी पूछे तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं। और इसमें क्या पूछ सकता है अपने को? जैसे एक क्वेश्चन ऐसे है, इफ लेंथ लेंथ increases by double and area increases by 4 times, then find the new resistance
इन टर्म्स ऑफ आर, मतलब वही इनिशियल रेसिस्टेंस अगर आर है तो अब जो न्यू रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा ये आपको बताना है, कैपिटल आर के टर्म्स में ही बताना है। एक बार अपने से करो फिर देखते हैं, इसको समझते हैं, कभी भूलोगे नहीं फिर, बाकी डिफरेंस है। 3/5, मतलब यू वांट टू से आर डैश इज इक्वल टू 3। ठीक है, देखते हैं। तो देखो ये आंसर है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने तरीके से। ये तो इनिशियल है, अब मेरे को जो आर डैश निकालना है वो हो जाएगा रो एल डैश अपॉन ए डैश, बस मेरे को इसमें वैल्यूज पुट करनी है शायद। अब बात करते हैं अपन एल डैश के बारे में, कितना होगा। देखो इसने बोला क्या है, जो सबसे की पॉइंट है वो पकड़ते हैं अपन। लेंथ इंक्रीजेस बाय डबल, इसका मतलब ये है कि लेंथ एल तो है ही है, इंक्रीज करती है बाय डबल। डबल किसका? प्रीवियस वैल्यू का। ठीक है, तो एल तो पहले थी और इसी का डबल से इंक्रीज हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? ये सीधा सीधा 3L हो जाएगा। रही बात एरिया की, इसमें बोला है एरिया इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, मतलब पहले जो था उसका 4 टाइम्स से बड़ा है। तो मतलब पहले एरिया अगर ए था तो इसी के 4 टाइम्स से बड़ा है, मतलब ये हो गया। इसका मतलब ये 5A हो गया है। ठीक है, ठीक है, तो बस इसमें रख दो वैल्यूज सेकंड इक्वेशन में। तो आर डैश हो जाएगा रो एल डैश की वैल्यू 3L डिवाइडेड बाई 5A। हमें ध्यान से देखेंगे तो 3/5 और रो L बाई ए। ये देखो, रो L बाई ए को तुम R लिख रहे हो, रो L बाई ए को तुम R लिख रहे हो, तो ये देखो R हो जाएगा। तो इसका मतलब R डैश क्या हो जाएगा? 3/5 R। गुड, राइट आंसर। ठीक है, अब इसी में कभी कभी वो परसेंटेज चेंज भी पूछ सकता था। जैसे चेंज तो अपन बात कर ली, परसेंटेज चेंज की अगर बात करें, इसी में करेंगे ये बात, तो साथ के साथ कुछ चीजें भी समझते जाएंगे। जैसे मान लो उसने अगर पूछ लिया फाइंड द परसेंटेज चेंज, फाइंड परसेंटेज चेंज। अब आता है परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे। तो बच्चों परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आपने क्या करना है, पहले तो चेंज निकालो। चेंज कैसे निकालोगे? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, आ गया। इसको इनिशियल से डिवाइड करोगे तो ये रिलेटिव चेंज होता है, तो पहले के रिलेटिवली कितना चेंज आया, तो ये चेंज हो गया, ये रिलेटिव चेंज हो गया। और बच्चों इसी को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नाउ इट विल बिकम्स द परसेंटेज चेंज। इसी को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज चेंज बन जाता है। ठीक है, अब सब कुछ अपने पास आ ही रखा है, देखते हैं कितना आता है। तो इसमें वैल्यूज रखो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल -1 इंटू 100 भी तो लिख सकता हूं। ठीक है, अपना जो डाटा है उस पर आ जाओ। तो ये अपना आर फाइनल है, ये आर इनिशियल है। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल 3/5 आ रहा है। इसको डायरेक्ट टिकाओ यहाँ पे,
3/5 सोल्व करो इसको, तो 3 - 5 -2/5 इंटू 100, ये 20 टाइम्स, तो आ जाएगा -40%। -40% विल बी द आंसर। और माइनस बता रहा है डिक्रीमेंट को, तो हुआ ही है, r से 3r/5 हो गया वो। तो कभी कभी यहां तक भी वो पूछ सकता है, और सीयूटी में जरूर पूछ सकता है ये। ठीक है, तो हमने परसेंटेज चेंज भी निकालना सीख लिया। अब देखो और क्या आ सकता है। अब इसमें ये बोल सकता है अपने को, इफ लेंथ increases by 40% and area decreases by 50%, then what will be the new resistance ठीक है। if initial is R, इनिशियल रेसिस्टेंस अगर R है तो न्यू रेसिस्टेंस कितना होगा, ये इसमें अलग पैटर्न का एक क्वेश्चन। R डैश कितना आ रहा है, ये ठीक है, देखते हैं। तो तरीका तो अपना वहीं से स्टार्ट होता है कि R इज इक्व टू हम रो L/A मान रहे हैं। R डैश जो है रो L डैश डिवाइडेड बाई A डैश। अपना एक ही काम है, L डैश और A डैश निकालो, इसमें पुट करो और उसको रिप्लेस कर दो। तो चलो आते हैं इस पे। L डैश की अगर बात करें तो इसने बोला है, देखो फिर की पॉइंट्स पकड़ते हैं अपन। लेंथ इंक्रीजेस बाय 40%। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो लेंथ थी ना L, उसका 40% इंक्रीज हुआ है, और उसका 40% हो गया ये, है ना। इसका 40% यही हुआ, और इंक्रीजेज है इसलिए प्लस तो आएगा ही आएगा। तो ये हो गया। इसको अगर अपन काटे वाटे तो क्या ये 2/5 से कटेगा शायद, तो ये हो जाएगा L + 2
L/5, मतलब 7L/5 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, डिक्रीजेस बाई बोलता तो माइनस आता। अच्छा, एरिया के लिए कुछ बोला है इसने, एरिया डिक्रीजेस बाय 50%। तो इसका मतलब क्या हो, बता क्या लिखूं मैं इसको? ए डैश इज इक्वल टू क्या? ए माइनस 50%, किसका? इनिशियल का ही। तो इसका 50% ये हुआ, ऑब्वियसली 1/2 हो जाएगा 50% का मतलब। तो ये 1/2 हो गया। तो a माइनस a/2 जो है, ये अपने पास सिंपली आ जाएगा a/2। तो ये a डैश आ चुका है अपने पास, l डैश वो आ चुका है, इसमें रख दो। रो l डैश को रख दो 7L/5, और एरिया हो जाएगा a/2। 2 ऊपर चल जाएगा तो 14/5 रो L/a। ये आर है। फोर्टीन बाई फाइव आर आ गया। कभी कभी तो मैं वो रेशियो भी पूछ सकता है, तो रेशियो में तो कोई दिक्कत नहीं, आर डैश अपॉन आर जो है 14/5 रहेगा, है ना। कभी रेशियो पूछे अगर, मतलब आर डैश अपॉन आर पूछे, तो हम लिख देंगे 14/5। 14/5 को फर्दर और एक्सप्लेन करना पड़े, मान लो वो 14/5 ऑप्शन में ही नहीं है, तो अपने को रुकना नहीं, अपने को लास्ट तक जाना है। तो ये इसका शायद 2.8 कंफर्म है ना? हाँ, 2.8 ये आंसर है। अगर मान लो ये भी नहीं है और उसमें क्वेश्चन में लिखा है बाद में अप्रोक्सीमेट आंसर, तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा 3। यूनिट नहीं होगी इसकी कोई, क्योंकि ओम पर ओम ये कट जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि लेंथ में, एरिया में वेरिएशन करके वो इस तरीके से अपने लिए क्वेश्चन बना सकता है। आपने डायरेक्ट चेंज भी देखा, आपने डबल ट्रिपल बिकम्स हाफ माइनस, है ना, डिक्रीजेस बाई, वो सब भी देखा। फिर आपने परसेंटेज में भी देख लिया, इससे ज्यादा और क्या जाएगा। लेकिन क्या लगता है, वेरिएशन खत्म हो गया, और आ सकता है, चेंज कर सकता है वो कुछ चीजें। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो, रेसिस्टिविटी तो तब पूछेगा जब वो मटेरियल ही चेंज करेगा वायर। मटेरियल तो ये सेम ही ले रहा है वो, मटेरियल जब चेंज करेगा तब तो फिर आ सकता है कि भाई वो वायर ये है, इसका रेसिस्टिविटी रो है, इसकी 2 रो है, ऐसे ऐसे करके कुछ दे सकता है अपने। नहीं, जैसे ऐसे पूछ सकता है वो कि भाई एक वायर है किसी मटेरियल का और एक दूसरा वायर है किसी और मटेरियल का, इसका रेसिस्टेंस भी आर है और इसका रेसिस्टेंस भी आर है, जबकि इसकी लेंथ 12 है, इसकी लेंथ एल है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a/2 है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है। तो इन दोनों की रेसिस्टिविटी में क्या रिलेशन, रो 1 और रो 2 में क्या रिलेशन, ये तो पूछ ही सकता है। आर सेम है, तो आर का फॉर्मूला लगा देंगे, सब कुछ भर देंगे उसमें, जो कटपुट होगा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से वो क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है। अभी भी देखो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, जैसे अपने को दे कि बाय स्ट्रेचिंग लेंथ ऑफ, ये क्या हो रहा है, लेंथ ऑफ वायर बिकम्स becomes 1.5 times of initial, then find
न्यू रेसिस्टेंस, नया प्रतिरोध, इफ इनिशियली it was R। मतलब एक वायर है, उसको आपने स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को 1.5 गुना कर दिया। एल लेंथ है तो उसको 1.5 एल टाइम्स कर दिया है, 1.5 गुना कर दिया है। तो अब न्यू रेसिस्टेंस कितना होगा, कैसे होगा, ये अपने को बताना। अगेन जो की पॉइंट है, हाँ लिखो, सोल्व करो, फिर बात करते हैं। हैं? आप एक बार बताओ, अगर उसको स्ट्रेच कर रहे हो, काट पीट नहीं रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, तो एरिया में चेंज नहीं आएगा। जैसे अपन वो क्या बोलते हैं अपन, कोई फंक्शन होता है तो हलवाई जो है वो आटा लगाता है, ऐसे गोदता है, जब उसको खींचता है तो पतला भी तो हो जाता है। दबाएगा तो लेंथ कम हो जाएगी, एरिया ज़्यादा हो जाएगा। खींचेगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, एरिया कम हो जाएगा। तो एरिया के साथ भी कुछ ना कुछ होगा, वो सोचना है अपने। देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगेगा। ये 9/4 टाइम्स हो जाएगा। देखें, देखो इसको, तो कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट ये है कि आर जो है वो होता है बच्चों रो एल बाई ए। आप अगर उसको जो लोई है उसको खींचते हो या घटाते हो तो वॉल्यूम तो वही रहेगा ना उसका। वॉल्यूम थोड़ी चेंज कर दोगे आप, किसी भी सॉलिड का, लिक्विड का भी नहीं कर सकते आप वॉल्यूम चेंज। तो इसके साथ आप वो नहीं कर सकते, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो मैं वो वॉल्यूम कॉन्सेप्ट वाला, कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगाऊंगा। इसलिए मैंने क्या किया, यहां पर ऊपर भी एल से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी एल से मल्टीप्लाई किया। अब इस वायर को देखो, ये अगर मान लो अगर वायर है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ये लेंथ एल है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम वो एरिया इंटू लेंथ ही तो होगा। तो ये वॉल्यूम नहीं बन गया, देखो जो कांस्टेंट रहने वाला है। तो आपके पास फॉर्मूला हो गया है रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम वी। अब इसमें तुम ध्यान से देखोगे तो आप कम करो, बढ़ाओ, स्ट्रेच करो, है ना, कुछ भी करो, ये चीज तो कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, तो आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करोगे, वही आर इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई वी एल डैश का होल स्क्वायर, इसको भी डैश लगाओगे समीकरण, इक्वेशन नंबर। एल डैश के लिए कुछ दे रखा है इसमें, बिकम्स 1.5, मतलब एल डैश जो है अपनी जो इनिशियल लेंथ थी एल, उसका 1.5 टाइम्स हो चुका है। इसका मतलब 3/2 एल लिख सकते हो एल डैश को। ये वैल्यू रखो यहां, तो आर डैश हो जाएगा तुम्हारे पास रो डिवाइडेड बाई वी 3/2 एल का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सोल्व कर लो, तो आर डैश क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9,
4, 9/4, 9/4 रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम वी। बोलो। अब तुम अगर इसको आर बोल रहे हो, रो एल स्क्वायर अपॉन वी को तुम आर बोल रहे हो, तो ये भी तो आर ही है। इसका मतलब आपका जो न्यू रेसिस्टेंस होगा आर डैश, वो हो जाएगा 9/4 आर। तो इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम का कंसेप्ट लगाएंगे अपना। ठीक है, कंसेप्ट क्या है इसमें? सिंपली कांस्टेंट वॉल्यूम। लिख लो इसको। आई होप समझ तो आ गया होगा, है ना? ठीक है, तो इस तरीके से अपने को वेरिएशन यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम का अपन ने कॉन्सेप्ट लगाया है। इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। बाय कंप्रेशन एरिया ऑफ वायर becomes double, then 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 find the new resistance, find the new resistance। ठीक है, तो बाई कंप्रेशन है ये, वही इनिशियल इज आर। अगर इनिशियल को तुम आर लिख रहे हो, करो देखो इसको फटाफट से, क्या आएगा?
तो इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, वायर लिया, उसको कंप्रेस किया है, कंप्रेस करने से उसका एरिया डबल हो चुका है, और अगर एरिया डबल हो चुका है तो न्यू रेसिस्टेंस कितना होगा, आर डैश। अगर इनिशियल रेसिस्टेंस हमने कितना लिया है बच्चों, आर लिया है, कैपिटल आर अगर लिया है इनिशियल, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कैसे लगेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। 1.1/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल, मतलब ये, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंप्रेशन किया है, मतलब काटा वाटा नहीं है आपने, उसी वायर को ऐसे ऐसे कुछ किया है। तो नॉर्मल सी बात है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अगर इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए हम लोग जानते हैं। अब बात है इसको किससे मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड करें, जो भी है। तो आपको दे रखा है, इसने एरिया की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो मैं ऐसा करता हूं, इसमें एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे मल्टीप्लाई करूंगा ये वॉल्यूम बन जाएगा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला अपने पास, R इज इक्वल टू रो वी अपॉन एरिया का स्क्वायर। ऊपर सब चीजें कांस्टेंट है, इसको आप बोल सकते हो फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन या R डैश जाएगा रो वी अपॉन ए डैश का होल स्क्वायर। इसने साफ साफ बोला एरिया बिकम्स डबल, नहीं है ना, एरिया बिकम्स, ऐसे नहीं बोला कि इंक्रीज बाय डबल ये सब। इसका मतलब ए डैश सीधा सीधा आप बोल सकते हो 2a। तो आप एक चीज समझ रहे हो कि हर वर्ड को ध्यान समझना है। इंक्रीज बाय नहीं दे दिया हो कहीं पे इस तरीके से, क्योंकि पूरा ही आंसर चेंज हो जाएगा। तो ए डैश को 2a लिख दो, तो आर डैश हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 2a को लिखोगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो इसको अगर तुम आर लिख रहे हो, रो वी अपॉन ए स्क्वायर, तो रो वी अपॉन ए स्क्वायर ये आर हो गया है, तो सिंपली आर डैश हो जाएगा R/4। इट बिकम्स 1/4, जो भी रेसिस्टेंस पहले था उसका 1/4 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। कैसे इनवर्स प्रोपोर्शनल, कैसे मतलब, हाँ एल ऊपर ए नीचे। अब तुम्हें इंफॉर्मेशन किसकी दे रखी, ए की दे रखी है, तो देखो एरिया चाहिए, तो लेंथ को वॉल्यूम से बना दो, उड़ा दो, इसलिए मैंने ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। हाँ ऑब्वियस सी बात। वो भी वही तो तरीका अपन लगा रहे हैं यहाँ पे। देखो वॉल्यूम क्या है, एरिया मल्टीप्लाइड विद लेंथ ही तो है, यही तो अपन लगा रहे हैं, इसमें कॉन्स्टेंट ही तो माना है इसको। तो नॉर्मल सी बात है, अगर एरिया डबल होगा, अगर एरिया डबल हुआ तो इसको हाफ होना पड़ेगा, तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा। ये अगर 1/3 हुआ तो इसको 3a टाइम्स होना पड़ेगा। अगर कोई वैसे सोच रहा है तो डायरेक्ट रख के भी आंसर ला, इतनी भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन बात है कि हमने भी कॉन्सेप्ट तो वही लगाया है, पर उसमें डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो, जैसे तुमने एरिया को डबल किया है, जैसे इसमें एरिया को डबल किया है, तो नॉर्मल सी बात है लेंथ हाफ करनी पड़ेगी। तो इसमें फिर डायरेक्ट कर सकते हो तुम, क्या करोगे, आर डैश इज इक्वल टू रो एल कितना हो गया, L/2 अपॉन 2a,
वही आ जाएगा रो एल अपॉन 4a। ठीक है, तो इसमें भी आपने क्या लगाया, कांस्टेंट वॉल्यूम का कंसेप्ट लगाया, तो किया जा सकता है। ठीक है, तो कभी कभी मान लो ऐसे करके भाई ये कर दिया वो कर दिया और उसके बाद आपको परसेंटेज चेंज निकालना पड़े, निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कभी वो बोलेगा कि एक वायर है, ये एक वायर है, इसके आधे पार्ट को कट करके दूसरे पे रख दिया, अब बताओ न्यू रेसिस्टेंस कितना होगा, है ना, ऐसे भी हो सकता है। और कभी बोलेगा कि इतना वायर लेंथ एल है, इसके 3 पार्ट किया आपने इक्वल, L/3 L/3 L/3, तीनों को एक साथ रख दिया, फिर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, तो इनका एरिया जो है ट्रिपल हो जाएगा, लेंथ बन जाएगी 1/3। तो इसमें डायरेक्ट रख सकते हो रो L/A में। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट अपन उसको सोल्व कर सकते हैं। और बाकी फिर वो कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन बढ़िया बनेंगे कि ये वायर था साहब सीधा, इसको आपने मोड़ दिया, सर्कल बना दिया, तो इसके डायगोनल के अलोंग 2 पॉइंट है, उनके क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालो, तो वो भी क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सब यहाँ से सोल्व हो सकते हैं कि आपको पहले तो उस वायर का फिर मोल्ड और फोल्ड करने के बाद जो रेसिस्टेंस आ रहा है वो निकालो, फिर बाद में देखो फिर सीरीज में है कि पैरेलल में। ठीक है, तो सीरीज में जुड़ जाएंगे और पैरेलल में अपन 1/R1 प्लस वो करते ही। तो ये प्रोसेस है। तो लगभग हमने पूरे जो पैटर्न है इसमें आपके रेसिस्टेंस वाले क्वेश्चन में वो लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद जो है इसमें कॉम्बिनेशन पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं कि यही वायर है साहब, इसको आपने ऐसे सर्कल बना दिया, इसी वायर को सर्कल बना दिया, तो इसका रेसिस्टेंस आर है, तो इसके इस पॉइंट के क्रॉस रेसिस्टेंस बताओ। इसी वायर का मैंने क्या बना दिया, ट्राइंगल बना दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, तो भाई इसके और इस पॉइंट के क्रॉस निकालो। इसी का मैंने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस निकालो। ठीक है, तो ये वेरिएशन काफी आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आई होप समझ में आ गया होगा। हमने लगभग लगभग पूरे ही जो है इसमें वेरिएशन जो है रेसिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस के वो कंप्लीट करे हैं, टच किए हैं, इनको देखा है। इसके बाद इसमें और भी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे जब हम पैरेलल सीरीज पैरेलल जो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट पढ़ लेंगे, उसमें फिर और अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये वैसे, क्योंकि आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, काम किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा रिलेवेंट लगता है, पढ़ा पढ़ा सा लगता है। और फिर 11th 12th में तो आपने रिपीट, जिसने पढ़ा हुआ है अच्छे से पढ़ा ही होगा। ओके सो बच्चों, दिस इज फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय। आई होप सबने दिवाली बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी, सेफ दिवाली मनी होगी सबकी। तो इसी शुभकामनाओं के साथ, ताकि आप फ्यूचर में इसी तरीके से अच्छा काम करते रहें। मिलते हैं फिर कल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।